इस पोएम का जो टाइटल है द ट्रीज, इसमें जो पोइटेस हैं एड्रियानी रिच। तो इसका नाम हम लोग ऐसे याद रखेंगे एड्रियानी रिच का, कि जो जो ट्रीज़ होते हैं वो स्वयं में रिच ही होता है, फल उस पे उगता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ए रिच ट्री एक अमीर पौधा। सिंपल सी बात है, अमीर है ही क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है सो आम से लदे वृक्ष। तो आम क्या है? उसकी 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 रिचनेस है। तो ऐसे याद कर सकते हैं द ट्रीज जो है उस वह पोएट कौन से लिखी हैं। तो ए रिच ए फॉर एड्रियन, एड्रियनी रिच, ऐसे ठीक है। ये एक बस मेमोरी एड के लिए है। तो ए रिच ट्री एड्रियनी रिच। अब नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कौन सी ट्रीज की बात की जा रही है? जो फॉरेस्ट के अंदर है वह जो है सो अब फॉरेस्ट से बाहर निकलता हुआ या मतलब मूविंग आउट प्रतीत हो रहा है। किनको? पोइट को। और वो इससे क्या कहना चाह रही हैं कि जो फॉरेस्ट का अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट का डेफिनेशन किस पे टिका हुआ है? ट्रीज पे टिका हुआ है। कोई ऐसा जंगल होगा जिसमें पौधा ना हो, वृक्ष ना हो, और यदि वृक्ष है ही नहीं तो फिर वो फॉरेस्ट कैसा? आगे देखते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। पोइट को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है वह अब धीरे धीरे एम्प्टीनेस की तरफ बढ़ रहा है। वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड। इसमें निश्चित रूप से जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ बर्ड की बात होगी, इंसेक्ट की बात होगी, अन्य फ्लोरा एंड फौना का बात होगा। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, यानी कि वहाँ पे जो है सो सूर्यभगवान का रोशनी नहीं पहुँच रहा है। ये जो ब्यूरी वर्ड है, ब्यूरी वर्ड किससे आया है? ये ब्यूरी वर्ड जो आया है बर्न से आया है, BURN। अर्थात यह जो है सो हीट की तरफ संकेत कर रहा है। वैसे भी भगवान सूर्य किसके द्योतक हैं? वैसे तो वो जीवन के ही द्योतक हैं, मगर हीट संबंधित यहाँ पे बात हो रहा है। तो नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, यानी कि वहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास की बात हो रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यह जो है सो एक ऐसे समय को दर्शा रही हैं कवि, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है वह पूरे मतलब जो है सो नाइट में, यानी कि चूँकि नाइट में दिखेगा क्या चीज़? कुछ दिखेगा है नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, उसमें ये है कि रात में दुनिया कहाँ दिखता है? तो उसमें बोलता है दुनिया होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रात है, तो रात में दुनिया दिख नहीं रहा है, तो इसलिए दुनिया हो नहीं रहा है, दुनिया का होने का प्रतीत नहीं हो रहा है। तो उस तरीका की बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ये कविता है। कविता में कवि अपने मन की अलग अलग भावनाओं को जो विश्व है उसके अलग अलग कारक से जोड़ते हुए अपनी बात को कहते हैं। जैसे यहाँ पे ट्री के माध्यम से बताया गया है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह होगा तो फिर से वृक्ष दिखाई देगा, अर्थात फिर से जो है सो फॉरेस्ट का अस्तित्व यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। एंगेज यानी कि एक साथ आना, और डिसएंगेज यानी कि अलग अलग होना। डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंदा फ्लोर। क्रैक्स क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कि हम लोग कभी पेड़ पौधा लगाए हैं और वहाँ पे सीमेंटेड एरिया है तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाता है, उससे यह कंपेयर किया जा रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्जर्शन। स्टिफ स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। स्टील की का जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली स्टिफनेस से ही के वर्ड से ही हम लोग दर्शाते हैं। स्टील स्टिफनेस, स्टिफ होना, टफ होना, स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। विथ एक्जर्शन, एक्जर्शन मतलब किसी चीज़ को ठेल कर एक्सर्ट करना। लॉन्ग क्रैम्प्ड, क्रैम्प फिर से ये क्रैक्स जैसा ही है। क्रैम्प हम लोग इसको बोन क्रैम्पिंग में भी वर्ड यूज़ करते हैं, हड्डी टूटने में। बॉक्स, बॉक्स का मतलब यहाँ पे जो है सो ब्रांचेस से है, मगर ये कैसा ब्रांचेस? ऐसा ब्रांचेस जो है सो बहुत मजबूरी के साथ जो है सो किसी तरफ सफल हो रहा है, यानी कि किसी तरफ वह झुक रहा है एक्जर्शन के हिसाब से। सफलिंग, सफल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जो रिशफलिंग की बात करते हैं। तो सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। यह जो है सो उन पेड़ पौधा को कंपेयर किए हैं पेशेंट से जो
जिसको मनुष्य ने फॉरेस्ट से उठाकर अपने घर में, अपने बरामदा में लगाए हुए हैं, मगर वह पेड़ पौधा जो है सो फ्री होना चाहता है, और वह एक ऐसा पेशेंट जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ हो हॉस्पिटल से, वह उसकी चाल कैसा रहेगा? उसकी चाल परेशानियों से भरा रहेगा, उस वीकनेस से भरा रहेगा, तो वो हाफ डेज्ड रहेगा। जैसे मतलब जो है सो वो पूरी तरीक़े से स्ट्रेंथ गेन नहीं हुआ है, और जो है सो वह हल्का-हल्का बहुत ही धीमी चाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे डैज़लिंग वर्ड का मतलब होता है चकाचौंध, मगर चकाचौंध किस हिसाब से? चकाचौंध आँखों के हिसाब से, जिसमें आँख जो है सो पूरी तरीक़े से नहीं खुला हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कि अचानक से यदि तेज़ रोशनी हमारे आँख पे पड़ता है, तो क्या हम लोग आँख को पूरा खोल पाते हैं? नहीं खोल पाते हैं। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? डेज़्ड, डेज़लिंग। तो चकाचौंध रोशनी जो है सो वहाँ पे रोशनी के हिसाब से नहीं बोला गया है चकाचौंध, आँखों के हिसाब से बोला गया है चकाचौंध, इसलिए जो है सो वो डेज़लिंग लाइट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि वह अस्पताल यानी कि क्लिनिक के डोर से जो पेशेंट है वह उसकी चाल उस दिशा में है। किस दिशा में? क्लिनिक की बाहर की तरफ की दिशा में। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह पेशेंट था, मगर वह उसके प्रयत्न से वह अब ठीक होकर क्लिनिक से बाहर की तरफ जा रहा है। तो कवि कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कवि कंपेयर कर रही हैं कि जैसे कि पेड़ पौधा को हम लोग जंगल से लेके आ गए अपने घर में, वहाँ पे हम लोग उसका वृक्षारोपण कर दिए हैं, मगर एक वृक्ष की आकांक्षा यानी कि वह जो है सो कहाँ जाना चाहेगा? वह वापस फॉरेस्ट में जाना चाहेगा। वह एक पौधे के इच्छा के बारे में यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि वह वापस जो है सो फॉरेस्ट में जाना चाहेगा, क्योंकि जो मूल स्वभाव है वृक्ष का वह जंगल से संबंध रखता है। आगे देखते हैं। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. I sit inside. यह कभी कहाँ बैठी हुई है? इनसाइड। किसके इनसाइड? कोई एक ग्लास के घर का यहाँ पे एक इमेजिनेशन किया गया है। डोर्स ओपन टू द वरंडा, ऐसे घर में जिसका जो दरवाज़ा है वो खुल कहाँ रहा है? वरंडा की ओर खुल रहा है। अक्सर घर वरंडा की तरफ ही खुलता है, क्योंकि मतलब घर के बाहर वाला वरंदा मैं बोल रहा हूँ। अब किसी के घर के अंदर वाला वरंदा होगा तो उसे कंपेयर ना करें। और वैसे भी ये कविता है, यहाँ पे कल्पना श्रेष्ठ होता है, यानी कि कवि जो है सो कौन से कल्पनाओं को श्रेष्ठ मानते हुए या फिर उसको कौन सी कल्पना अपने मन में रखते हुए लिखे हैं, वो दैट मैटर्स। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। कवि हैं, लिखने का काम करेंगे तो लॉन्ग ही लिखेंगे, लॉन्ग लेटर्स। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज फ्रेश, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. यह कवित्री जो है सो बैठी हुई हैं, और वह जो है सो एक वृक्ष का क्या बोलते हैं, स्ट्रगल वो देख रही हैं, और इसका विवरण कर रही हैं कि कैसे जो है सो यह पेड़ डिपार्चर होना चाह रहा है, यानी कि पेड़ जाना चाह रहा है। कहाँ से जाना चाह रहा है? वह जंगल का पेड़ वापस जंगल में जाना चाह रहा है। कहाँ से जाना चाह रहा है? फ्रॉम द हाउस, यानी कि जहाँ पे इसको कैद करके रखा गया है। कैद करके रखा गया है कहने का मतलब यहाँ एक कवित्री सोच नहीं है, ये नहीं सोचना कि कैद करके ही रखा गया है, क्योंकि कोई वृक्ष अपने घर में लगाता है तो उसको पानी देता है, ठीक से वेंटिलेशन का ध्यान रखता है, फिर सूर्य भगवान की रोशनी वहाँ पे पर आ पाए वह भी ध्यान रखता है। तो यहाँ पे कैद वर्ड बोलना उचित नहीं है, मगर कवि के दृष्टि से, कवित्री की दृष्टि से यहाँ पे यह समझाने के लिए बोला गया। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers. चूँकि ये कवित्री है, अब whispers का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब हल्के स्वर में बात करना। क्योंकि हल्का स्वर रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हवा का प्रभाव अधिक पड़ेगा, तो जो है वो जो आवाज़ आएगा वो हल्का पर इस प्रकार का, तो whispers। तो my head is full of whispers। कवित्री जो है सो इनके मन में अनेकों प्रकार के बात उठ रहा है तभी तो ये कविता का संरचना हुआ है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन, ये कल साइलेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह वृक्ष जो है सो वापस जंगल में चला जाएगा, तब जो है सो इनका जो हेड है यानी कि जो कन्वर्सेशन है वह साइलेंट हो जाएगा। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। कौन सा ग्लास ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे जो है सो एक ऐसे ग्लास की बात की जा रही है जिसमें हम लोग वृक्ष को कैद करके रखे हैं।
ये कुल मिला के ऐसा ही है जैसे कि हम लोग एक ग्लास हाउस की बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे हम लोग वो ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस जो है सो एक ऐसा हाउस का चर्चा किया जा रहा है जिसमें अंदर जो है सो ग्रीननेस है, अंदर प्लांट लगाया गया और बाहर ग्लास का हाउस है, इसलिए वहीं से वो टर्म आया है ग्रीन हाउस। कोई हाउस ग्रीन नहीं है, मतलब अंदर ग्रीनरी है और बाहर से ग्लास का वो हाउस बना हुआ है। तो कुछ उसी प्रकार, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग का मतलब है लड़खड़ाते हुए, मजबूती के साथ, मतलब चलना। मजबूती इसलिए क्योंकि वो इच्छा है, वह जा रहा है, तो एक हिसाब से लड़खड़ाते हुए जाना। ये वर्ड जो है सो उस स्टम्प से अलग है। स्टम्प यानी कि इसमें ये जो STUMP, स्टम्प, ये जो क्रिकेट में स्टम्प यूज़ करते हैं उसका स्पेलिंग ये है स्टम्प। और यहाँ पे ये पी की जगह क्या है, स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग है, लड़खड़ाते हुए आगे चल रहे हो। फॉरवर्ड, इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम। अब विंड्स भी रश क्यों, मतलब जल्दीबाजी के साथ, रश का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी के साथ। अब विंड भी किससे मुलाकात कर रहा है, ट्रीज से। क्यों ऐसा, कवि का कल्पना है कि मानो जो है सो विंड को भी प्रतीक्षा था कि पौधा वापस कब आएगा, कहाँ, फॉरेस्ट में। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैशेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। और जो है सो जो चंद्रमा है वह ब्रोकन प्रतीत हो रहा है, कैसा, मिरर की तरह। वह ब्रोकन प्रतीत होने का मतलब जैसे कि हम लोग मून में देखते हैं जो परछाइयाँ, मून के सतह पर, जो सरफेस पर जो परछाइयाँ नज़र आता है वो बेसिकली चंद्रमा के सतह पर गड्ढों का वो है। जैसे कि पृथ्वी, तो पृथ्वी पे जो गड्ढा है वो कैसा प्रतीत आएगा, वह जैसे चूँकि पृथ्वी पे पानी है तो समुद्र ही प्रतीत आएगा। मगर मून के सरफेस पे कोई पानी नहीं है तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो उसी गड्ढा को हम लोग शैडो के रूप में पृथ्वी से देखते हैं। हम लोग यदि चंद्रमा को देखेंगे तो वो कैसे प्रतीत आएगा, बीच बीच में, मतलब यदि पूर्णिमा की चांद की बात की जाए उसमें, जिसमें हम लोग क्लियरली देख पाएंगे, तो उसमें जो बीच में जो डार्कनेस आता है वो दैट इज़ बेसिकली द डिप्रेशंस इन द सरफेस ऑफ द मून। वो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है चंद्रमा के सतह पर। तो यहाँ जो है सो कवित्री परिकल्पना कर रहे हैं कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश डाउन इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। यानी कि यह जो एग्जाम्पल लिया गया था वो ओक ट्री का लिया गया था। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझने के लिए कर सकते हैं कि एक ओक ट्री है, वह जो है सो अपने प्रयास से, अपने कैद से वह मुक्त होके बाहर गया, और चंद्रमा का जो है सो रोशनी भी अब जो है सो फ्लैश कर रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। वैसे चंद्रमा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसी ब्यूटीफुलनेस के साथ, या फिर जो है सो कोई विजय या जय, या फिर मतलब विनिंगनेस के हिसाब से हम लोग वो करते हैं। वैसे भी जैसे भगवान शंकर के मस्तिष्क में क्या है, चंद्रमा है, चंद्रशेखर, इसलिए उनका नाम है चंद्रशेखर, ठीक है, जिनके शिखर पर चंद्र हो। अब ये जो कविता है इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि व्हाट इज दिस पोएम स्टेट्स अबाउट। दिस पोएम प्रेजेंट ए conflict between what, conflict between man and nature. What kind of conflict? Man is trying to confine nature within its boundary, but the nature is trying again to get free from that confinement. वह जो है हम लोग जो प्रकृति को अपने कैद में रखना चाहते हैं, फिर प्रकृति प्रयास कर रहा है कि हम इस कैद से बाहर जाएं। बस ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एक साइकिल चल रहा है मैन और नेचर का। फिर दूसरी बात यह है कि जो लिखने वाली हैं वो एक लेडी हैं, ठीक है, एड्रियानी रिच। तो अब इसमें यह है कि कविता किस मन के भाव से लिखा गया है, तो चूंकि ये महिला है और इनका अधिकतर कविता जो है सो वो महिला को लेकर ही लिखा गया है। तो इसमें यह भी बोला गया है कि जैसे कि पेड़ पौधा को हम लोग अपने कैद में रखकर उसको अपने ढंग से सींचना साँचना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि पेड़ मतलब उसी तरीक़ा से होगा। मान लीजिए कि हम लोग कोई पेड़ को सीधा सीधा बनाना चाहें, जैसे आम का पेड़ लेके आएँ, तो एकदम से सीधा आम का पेड़ कभी देखे हैं क्या? नहीं, होगा ही नहीं, संभव भी नहीं है, क्योंकि आम का पेड़ टेढ़ा वगैरह होगा, वो अपने हिसाब से फलेगा फूलेगा, तभी जो है सो उसमें आम आएगा। हम लोग एक आम के पेड़ को तार का गाछ बना के चाहेंगे कि आम हो जाए तो नहीं होगा, मतलब सीधा सीधा नहीं होगा। तो होता ये कि समाज में जैसे स्त्रियों को अपने हिसाब से हम हर चीज़ में ढालना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए भी ये लिखा गया है कि वह संभव भी नहीं है और वो करने का प्रयास ही गलत है, इसलिए संभव नहीं है। तो एड्रियाना रिच हैज़ बिन नोन टू यूज़ ट्रीज एज ए मेटाफोर फॉर ह्यूमन बींग्स। ये मेटाफोर के रूप में यहाँ पे हम लोग को इसको देखना चाहिए। तो मैं छोटा सा नोट्स बना लिया हूँ यहाँ पे, ये कि द ट्रीज़ है, पृथ्वी तभी अमीर रहेगा जब तक पेड़ पौधा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द ट्रीज़ फल फूल से है,
लदा हुआ ट्रीज कैसा दिखता है? बहुत काफ़ी अमीर दिखता है, रिच। तो ए रिच ट्री। आप ए रिच ट्री याद रखेंगे तो ऑथर का नाम इसी से निकल जाएगा, ए रिच ट्री, एड्रियन रिच। ठीक है, अब देखते हैं एड्रियन रिच। तो ऑथर का नाम हो गया। इसमें ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो ये कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। दिस पोएम प्रेजेंट ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट? बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। मैन हैव ट्राइड टू कन्फाइन नेचर विद इन देयर सराउंडिंग, and this poem itself talks about the struggle of a tree which has been confined in the man's boundary, which is trying to get free. The poem shows the struggle and the will, यानी कि desire of trees to get free from man-made unnatural environment, यानी कि कैप्टिविटी, उस कैप्टिविटी से, उस ट्रैपिंग से, उस कन्फाइनमेंट से वह जो वृक्ष है वह जो है सो फ्री होना चाहता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, इसको हम लोग ब्लू पॉइंट से हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इसमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे कि इसमें क्या है कि दिस यूज्ड एज ए दिस trees are used as a metaphor for humans। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। तो कुल मिला के यही इसका सारांश हुआ, समरी हुआ। आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू।